ये भी कहते हैं कि सफलता के अनेक बाप होते हैं और असफलता वो अनाथ होती है। क्या बात है। एनेस्थीसिया को अगर हमारी ऑडियंस जो आम भाषा में समझना चाहती है कि क्या कार्य रहता है आपका। मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। पिताजी अध्यापक थे, लेकिन छोटी आयु में 4 साल की उम्र में ही वो स्वर्गवास हो गया था। ऐसा कोई क्रिटिकल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं। मेडिकल में कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मुझे 100% आता है। लर्निंग क्यों ज़रूरी है या सीखते रहना क्यों ज़रूरी है। तो छोटे बच्चे को माँ का दूध सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा पाने की ऊपर से आपको जरूरत नहीं है। पिछली सरकार में जो 2 योजनाएं थी, चिरंजीवी और RGHS, तो इन योजनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर फतेह सिंह जी भाटी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप सर। बस अच्छे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके सफ़र की सर, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, मैं बिल्कुल भारत के जो पश्चिमी कॉर्नर है, जिसको भारत पाकिस्तान सीमा है, उससे लगे हुए एक छोटे से गांव 40 किलोमीटर पहले ही है, तानू गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ओके। और मेरी स्कूल की एजुकेशन गांव की ही रही। ठीक। उसके बाद में मेडिकल तक पहुंचा हूँ। ठीक। और पिताजी अध्यापक थे, लेकिन मेरी छोटी आयु में 4 साल की उम्र में ही वो स्वर्गवास हो गया था। बड़े भाई साहब थे, माताजी थी और एक बहन। और चूंकि गांव में संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी उस समय, तो काको साहब, बाबू साहब वगैरह ने हम लोगों को बहुत सहयोग किया और यहाँ तक पहुँचे। जी। शुरुआती दिन जैसे आपने बताए, तो ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट जिसके लिए आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत होते हैं। देखिए, फ़ील्ड तो उस समय तक ना कोई इंटरनेट था, ना पत्र-पत्रिकाएँ पहुँचती थी, तो बहुत ज़्यादा फ़ील्ड का चुनाव बच्चे, स्कूल के बच्चे तो कम से कम समझ नहीं पाते थे। जी। लेकिन कुछ ऐसी कह सकता हूँ कि पिताजी की इस तरह की इमेज थी कि गाँव में मैं 4-5 साल का अपनी उम्र तक मुझे याद नहीं है कि मैं ज़मीन पे कभी चला हूँ। ज़्यादातर समय लोगों के कंधे पे, गोद में ही रहता था। और उनके जाने के बाद में उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आया, तो स्वाभाविक रूप से लगा कि कुछ क्या कारण है। उस समय इतनी उम्र तो नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते गए, तो ये समझ में आने लगा कि आपके कार्य की या आपके कार्य का ही महत्व है, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। जब तक व्यक्ति रहता है, सब उसके हिसाब से काम करते हैं क्या बात है। और उसके बाद में लोग बदल जाते हैं। सही है। और मैं तो अक्सर अपने मित्रों से भी कई बार कहता हूँ कि लोगों को पूरा 360 डिग्री, जो 360 डिग्री होती है, जी। वहाँ पे घूमते हुए देखा। पहले जिस तरह का व्यवहार था उनका, और पिताजी के जाने के बाद में व्यवहार हुआ, और फिर हम लोगों के खड़े होने के बाद में जो व्यवहार हुआ, ये लोग निश्चित रूप से प्रेरणा देते हैं कि आपको कुछ बेहतर करना चाहिए। ओके। और उस समय हो सकता है बचपना यही है कि हम भी कुछ करें ताकि लोग हमें इम्पोर्टेंस दें, लेकिन उसके बाद में जैसे-जैसे समझ आती गई, तो ये चीज़ भी महसूस की कि हम अगर कुछ इस स्थिति में पहुँच गए हैं, तो ऐसे लोगों को, जिनको हमारी ज़रूरत है, उनको पूरा सहयोग करें, उनके साथ में जितना संभव हो सद्भाव पूर्ण व्यवहार करें, जी। और उनको अपलिफ्ट करने में हमारा अगर कुछ हम कर पाते हैं, तो हमारे जीवन की कुछ सार्थकता है। क्या बात है। सर, जब मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पर आपने एनेस्थीसिया ही क्यों चुना। अ, इस पे में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक तो जो एग्ज़ाम होता है उसमें मेरिट कम चॉइस होता है, तो बहुत ज़्यादा तो आपके हाथ में नहीं होता है। ओके। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि आपकी जो मेरिट स्टैंड करती है, उससे नेक्स्ट जो ब्रांचेज़ है, आपसे ऊपर वालों ने जो ले ली है, जी। वो तो निश्चित रूप से आपके हाथ में नहीं आती है, या हो सकता है सेकंड टाइम आप एग्ज़ाम दें और फिर से करें तो अलग बात है। जी। पर जो बच गई है वो सारी आपके अ, हाथ में रहती है लेना। तो निश्चित रूप से मुझे ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, जनरल सर्जरी, इस तरह की ब्रांचेज़ भी मिल रही थी, जिनको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। जी। और आर्थिक रूप से देखें तो ये बहुत अच्छी ब्रांचेज़ भी है। जी। लेकिन मैंने उनकी बजाय एनेस्थीसिया चॉइस से लिया, और उसका रीज़न यही था कि एनेस्थीसिया में जो क्रिटिकल सिचुएशंस आती है, उनको हैंडल करने का एक अलग सुख होता है। एक पेशेंट बिल्कुल सामान्य तरीके से आप उसको ट्रीट कर रहे हो, जी। एक उसका है, और एक ऐसा पेशेंट जिसमें क्रिटिकली आप विदिन सेकंड्स आपके पास में समय होता है। 5 सेकंड, 10 सेकंड में आपने सँभाल लिया तो सब कुछ स्थिति सँभल जाती है, और उस समय आप चूक गए
तो फिर करने को बहुत कुछ नहीं बचता है। एनेस्थीसिया को अगर हमारी ऑडियंस जो आम भाषा में समझना चाहती है कि क्या कार्य रहता है आपका या फिर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा-सा? जी, अभी तक मेडिकल फ़ील्ड में बहुत विस्तार हुआ है, बहुत विकास हुआ है, लेकिन मुझे भी लगता है कि बहुत बार सामान्य जन में एनेस्थीसिया के बारे में धारणा अभी भी मोटे तौर पे वो है। कुछ लोगों में एजुकेशन आई है, चेंज हुआ है। जी। बहुत पहले कहते थे कि सीसी सूँघाने वाले डॉक्टर है, तो सूँघा देते हैं और फिर चले जाते होंगे और ऑपरेशन पूरा होता है, तब आ जाते हैं वापस अगले मरीज़ को बेहोश करने के लिए। जी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि बेहोश करने के बाद में होश में लाना भी हमारा काम है। ओके। और आजकल जो मॉनिटर्स वग़ैरह आ गए हैं, एक ये भी धारणा है कई बार कुछ इस तरह की घटनाएँ हो जाती है, मरीज़ की मृत्यु भी हो जाती है। तो सामान्यतया ये कहा जाता है कि ज़्यादा एनेस्थीसिया दे दिया। लापरवाही हो, संभव है, इंसान है, ऐसा नहीं है कि लापरवाही नहीं होगी या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, ये सब संभावनाएँ रहती है। लेकिन सामान्यतया ये उसकी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, सर्जरी हो सकता है वो हर्निया की कराने आया हो, बहुत माइनर सर्जरी है, इसको आज की तारीख में बहुत बड़ी नहीं माना जाता है। लेकिन उसको साथ में हो सकता है उसके हार्ट की भी प्रॉब्लम हो, लीवर की भी हो, किडनी की हो, इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस उसकी खुद की होती है, जी। वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जहाँ तक ज़्यादा एनेस्थीसिया देने की बात है, वो आजकल के मॉनिटर्स और इस तरह के आ गए हैं कि बहुत कम संभावना है कि इस तरह का, क्योंकि उस मॉनिटर पे आपके ब्लड का जो एक-एक मिनट क्या सेकंड्स का जो है ब्लड में उसकी कितनी मात्रा है, कितनी उसकी जो एनेस्थीसिया की गैस सुंघाई जाती है उसकी मात्रा है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर पे आती है। तो बहुत कम, कोई नेग्लिजेंसी बहुत बड़ी हो तो अलग बात है, अदरवाइज़ बहुत कम संभावना है कि इस तरह का ज़्यादा एनेस्थीसिया दे दिया हो। ऐसा कोई क्रिटिकल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं, अ, जिसको आप भूल नहीं पाए हैं? कुछ क्रिटिकल मोमेंट्स ज़रूर हैं, उसमें हो सकता है कि हमारे चिकित्सक लोग या बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं हम आस्तिक और अनास्तिक लोगों के बीच की बात है। जी। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत बड़ा कोई भगवान में विश्वास करता हूँ, ठीक है, हम जिस तरह से हमारा ब्रॉट अप हुआ है, हम लोग करते हैं पूजा-पाठ, सब सब चीज़ों में करते हैं, लेकिन बहुत बार व्यक्ति में अहंकार आ जाता है। और ये सामान्य सी बात है, आप में, हम में, सभी में कभी न कभी किसी मोमेंट पे आ जाता है और हम जब बहुत क्रिटिकल केस को कराते हैं, तो ऐसा एक बार नहीं, कई कुछ बार 3 या 4 बार ऐसा हुआ होगा कि एक पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल क था, जिसका पहले मैंने जिस तरह का ज़िक्र किया उसका, जैसे हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, उसकी किडनी की भी थी, लीवर की भी थी और सर्जरी भी काफ़ी मेजर थी। तो ऑलमोस्ट सर्जरी कंप्लीट होने को थी और मन में एक बार आया कि यार देखो, मैंने कितना बिल्कुल बिना जो अनइवेंटफुल जिसको हमें कहते हैं, किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। नेचुरली ऐसे पेशेंट को हम पहले से प्रिपेयर करते हैं, उसकी साँस की तकलीफ है तो स्पायरोमेट्री वगैरह, उसको जो साँस के लिए एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह वो सारी चीज़ें करवाते हैं। जी। सारी ड्रग्स भी रखते हैं, मॉनिटर्स भी रखते हैं। संबंधित डॉक्टर को भी ज़रूरत होती है तो उसको भी कह के रखते हैं कि आप की ज़रूरत पड़ सकती है और हम इमीडिएटली बुला सकते हैं। वो सारी चीज़ें करते हैं। जी। सारी ड्रग्स भी उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और वैसी ही ड्रग्स देते हैं। लेकिन फिर भी कई बार मन में अहंकार आ जाता है और कई बार ये भी आता है कि मेरे साथी ने वो करवाया था, उसके तो कॉम्प्लिकेशंस हो गया, लेकिन मैं बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड निकल गया। जी। और अचानक से जो बिल्कुल सब स्मूथ चल रहा था और उसकी पल्स एकदम से ड्रॉप होना शुरू हुई, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल हो गया और सामान्यतः जैसे ब्लीडिंग हो गई तो इस तरह के इवेंट होते हैं, जी। तो हम उसके लिए प्रिपेयर भी रहते हैं। कई बार ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तो पहले से ही तैयार हो जाते हैं कि भी ब्लीडिंग हो रही तो आपको ब्लड भी मंगाना है या आपको फ्लूइड भी देना है या उस तरह की ड्रग्स भी देनी है। जी। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था और सडनली हो गया, तो फिर नेचुरल है, आपने ड्रग्स से आप जो करनी वो काम तो आप करते ही हो। वो आपकी एक्सपीरियंस से धीरे-धीरे इतना आ जाता है कि उसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की या किताब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अब क्या करना है। वो आपके स्पाइनल लेवल पे आपके रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, जी। तो आप तुरंत कर देते हो। तो मैंने भी वही किया। साथ में ये ज़रूर जो भी परम शक्ति है उसको याद करते हुए किया कि मेरे में अहंकार आ गया था। जी। जो भी कृपा है आप सबकी है और ठीक है, हमारा काम जो कर रहा है वो हम कर रहे हैं सही है। और विदिन सेकंड वो सब कुछ ठीक हो गया। उस मोमेंट के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? लाइफ में जो मैं कह रहा हूँ, अहंकार की जो बात है, जी। वो निश्चित रूप से उसके बाद में और 1-2 और ऐसे इवेंट हुए। जी। तो कोई है या नहीं है वो एक अलग बात है, किसने देखा, किसने क्या किया। जी। लेकिन एक बात ज़रूर समझ में आई कि आपका जो भी ज्ञान है, पहली बात तो मेडिकल में कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मुझे 100% आता है, जी। क्योंकि
एवर चेंजिंग साइंस है। जी, तो हमेशा इवन हम लोगों ने जब पढ़ा था और आज प्रैक्टिसेस में बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं। सही है। इवन वहाँ एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा जी, कि हम जब बचपन में थे तो गाँवों में हमारे यहाँ जो बच्चा 6 महीने का होता था तब तक पानी नहीं पिलाते थे उसको। ओके, केवल माँ का दूध पिलाते थे और उस समय कई बार माँ से, बड़ी माँ से आपस में इस तरह की बात होती थी तो हम लोग चूँकि डॉक्टर बन गए थे और ये तो मूर्खतापूर्ण बात है, ऐसे नहीं करनी चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। जी, क्योंकि पानी पिलाने का कॉन्सेप्ट था मेडिकल साइंस में। सही है। लेकिन धीरे-धीरे मेडिकल साइंस ने जैसे डेवलप हुई तो उन्होंने ये देखा कि पानी पिलाने से को बच्चे को नुकसान होता है। ओके, तो छोटे बच्चे को माँ का दूध सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा पानी की ऊपर से आपको ज़रूरत नहीं है। जी। तो कई बार आपको समय लगता के है साथ वो हाँ, थ्योरी बदल बहुत जाती है। मेडिकल साइंस जैसे एडवांस होता है, जैसे चीज़ें चेंज होती है। तो सब कुछ हम जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और इवन हमने जो पढ़ा है उसमें भी हम सब कुछ जानते हैं क्योंकि किताबों अगर सारी किताबों को मेडिकल की काउंट करूँ, तो लाखों पेजेज़ है। जी, तो उनको कोई व्यक्ति हर समय याद रखे संभव भी नहीं है। आपका ज्ञान एक सीमित है, लेकिन आप एक्सपीरियंस उस ज्ञान के साथ में आप जितना बेहतर कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन उसको अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को ही आता है, मेरे से बहुत ज़्यादा जानने वाले भी बहुत हैं, मेरे से कम जानने वाले भी बहुत हैं। सभी लोग अपने-अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं और यही करना चाहिए। एक जो लाइन हर बार एक मुद्दा बनती है एक्सपीरियंस वर्सेस एजुकेशन, तो आपका क्या कहना है इस पे? मैं दोनों ही चीज़ों की बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो भी कहीं न कहीं किसी के एक्सपीरियंस से आया है जी, और ख़ास करके मेडिकल साइंस में तो एनाटॉमी से हम जब व्यक्ति की एनाटॉमी देखते हैं कि कहाँ मसल्स होती है, कहाँ उसकी वेसल्स होती है, खून की जो धमनियाँ हैं, सिराएँ हैं, जो या नाड़ी का तंत्र है, तो यह भी लोगों ने देख के ही बताया कि भी यहाँ इस तरह की होती है, ये इस तरह से एक्शन होता है और वो भी हर व्यक्ति में एक जैसी नहीं है। बहुत सारे लोगों में अलग-अलग तरह की होती है और जो ड्रग्स देते हैं या बीमारी है, हर बीमारी में हर व्यक्ति एक तरह से रिएक्ट नहीं करता है। किसी को बुखार आया, उसके साथ में उसको उल्टी भी हो रही है, उसके पेशाब में भी जलन हो रही है, उसको नींद भी नहीं आ रही है, उसको भूख भी नहीं लग रही है। वही का वही बुखार दूसरे व्यक्ति में ज़रूरी नहीं वो सारे सिम्पटम पैदा करे। तो ये भी कहीं न कहीं लोगों ने अनुभव से ही लिखा है, एक्सपीरियंस से ही लिखा है। उसके बाद में जो हम काम करते हैं, उसमें एक्सपीरियंस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुझे लगता है कि मैंने जितने भी मरीज़ों पे काम किया है, उनको एनेस्थीसिया दिया है, हर व्यक्ति का एक अलग रिएक्शन था। तो वो एक्सपीरियंस निश्चित रूप से आपको बहुत काम में आता है क्योंकि किताब एक स्टैंडर्डाइज़ेशन उसको करना पड़ता है। ये ड्रग है तो फिर साहब इतनी देनी चाहिए। जी। तो वो किताब ये नहीं कह सकती है कि जो तुम दोगे वो चल जाएगा। सिचुएशन के उसको अकॉर्डिंग हाँ, सारी चीज़ें दी उसको जाती हैं। स्टैंडर्डाइज़ हर चीज़ को करना पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति को सिचुएशन के हिसाब से देख के करना पड़ता है। आपने ज़िक्र किया लर्निंग का, सीखने का, तो उसके बारे में बताइए सर कि लर्निंग क्यों ज़रूरी है या सीखते रहना क्यों ज़रूरी है? सीखते रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज आप लोग जो हमारे से नेक्स्ट जनरेशन है, आज डिजिटल पे जो कुछ कर सकते हो, हमें करने में बड़ा ज़ोर आता है। मेरा बेटा कर लेता है और बहुत कुछ लैपटॉप में या मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके सामने रख देता हूँ, वो 2 मिनट में कर लेता है और उसको लगता है पापा ये भी चीज़ आपको नहीं आती है क्या? तो ये सीखने की बात है, ऐसा नहीं है कि वो सीख गया और मैं नहीं सीख सकता हूँ। लेकिन मेरे अलग कमिटमेंट्स हैं, को और कुछ काम भी करने पड़ते हैं, उस पे मैं उतना समय नहीं दे सकता हूँ जितना वो देता है। जी, या मेरा पूर्व का इतना अनुभव नहीं है इसलिए मेरे को उस पे समय ज़्यादा भी लगता है निश्चित जी। रूप से कि उन्होंने लैपटॉप पे ही शुरू किया और हमने कॉपी में लिखना शुरू किया था। तो वो गैप निश्चित रूप से रहेगा। तो हर एक चीज़ में इस तरह की लर्निंग है और वो समय के साथ में सब कुछ बदलता है। जी। इस पे थोड़ा एक मैं शेयर करना चाहूँगा। रिसेंटली हम मिले थे, काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे और ये बार-बार हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने पूरा जैसे सोशल मीडिया को दरकिनार कर दिया कि ये फालतू है, फर्जी है, इनकी ज़रूरत नहीं है और इस थॉट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काम अपनी जगह है। जी, आज मैं कितना अच्छा या कितना एफ़िशिएंटली काम कर सकता हूँ, यह अपनी जगह है। जी, लेकिन आप अच्छा काम करते हो, उसका लोगों को बेनिफिट मिले, जी। तो लोगों तक बात कैसे पहुँचेगी? आखिर तो कोई न कोई मीडिया होगा। ज़रिया। तो पहले जब तक ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो निश्चित रूप से वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कहते थे, वो होता था। डेफ आज जब आपके राजनीतिक दल भी इस बात पे टिकट तय करते हैं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। जी, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति कोई बहुत अच्छा है या खराब है या उसके फॉलोवर्स सारे के सारे उसके हैं, लेकिन एक मोटे तौर पे लोगों तक बात पहुँचाने का माध्यम है और वो निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप अच्छे हो तब भी पहुँचनी चाहिए। आप क्योंकि आप अच्छे हो, अच्छा काम करते हो, लोगों तक आपका काम पहुँचना चाहिए। कहावत है ना, जंगल में मोर नाचा किसने इसमें देखा? नहीं कहा, बिल्कुल। जी।
आपको माध्यम ज़रूरी होता है लोगों तक पहुँचने का। एक सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में स्ट्रगल का बहुत रोल होता है। किसी के लिए स्ट्रगल वो होता है कि उनको बेसिक संसाधन नहीं मिले, फिर भी उन्होंने वो पद हासिल किया या फिर जिस मुकाम पे पहुँचना चाहते थे वहाँ पहुँचे। किसी के लिए स्ट्रगल वो होता है कि उस स्ट्रगल को वो पार ही नहीं कर पाए। स्ट्रगल की वजह से वो उस मुकाम पे नहीं पहुँच पाए। कहते हैं ना कि स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, जो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका स्ट्रगल कहानी बन जाता है और जो सक्सेसफुल नहीं होता है वो एक सिमट के रह जाता है। बिल्कुल, ये तो है निश्चित रूप से। वो ये भी कहते हैं कि सफलता के अनेक बाप होते हैं और असफलता वो अनाथ होती है। जी, तो हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल रहे हैं और आपने उन स्ट्रगल्स को कैसे डील किया? स्ट्रगल देखो सभी के जीवन में किसी न किसी तरह से रहते हैं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि आर्थिक रूप से जो संपन्न हैं उनके लिए कोई स्ट्रगल नहीं है, जी, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। और व्यक्ति दुःख या स्ट्रगल अपने आप क्रिएट भी कर लेता है। अगर आपको सब कुछ सुविधाएँ दे दी जाए तब भी आप कुछ न कुछ क्रिएट कर लोगे, आपको लगता है कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है। जी, और हम अपने समय के साथ में भी आपको सोचना पड़ता है उस स्ट्रगल को। हम लोग स्कूल जाते थे, हमारे स्कूल 6-7 किलोमीटर वहाँ से गाँव से दूर थी। सुबह रोज़ पैदल जाते थे, शाम को आते थे। ऑप्शन नहीं था, हाँ। हाँ, ऑप्शन नहीं था, लेकिन सभी लोग जाते थे तो हमें लगता भी नहीं था कि कोई अलग से काम कर रहे हैं। कि अगर 10 लोग उसमें से वो कार में से जा रहे होते तो हमें लगता कि शायद हम बहुत बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। सही है। सभी लोग जाते थे। जी, वापस आके सब घर के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी ले आते थे या कुएँ से पानी ले आते थे, सभी का काम था। जी, तो ये सारी चीज़ें कोई स्ट्रगल आज की तारीख में अगर सोचे तो हो सकता है लगे किसी को, आज की जनरेशन देखे तो भी लगेगा। जी, लेकिन उस समय के हिसाब से सामान्य बात थी। लेकिन ये चीज़ें आपको मजबूत करती है। आपके पास में पैसा नहीं है, फिर भी आप किसी तरह से आगे बढ़ रहे हो। जी, सब कुछ आपको सुविधाएँ मिली हुई बढ़ रहे हो तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो इसलिए बच्चों को मैं तो कई बार कहते हैं कि आप प्राइवेट कॉलेज में भेज दो। जी, भेज सकते हैं, आपके पास में अगर ठीक-ठाक है, आप पैसा है भेज सकते हो लेकिन वो उसको वास्तव में स्ट्रगल सीखेगा ही नहीं। आपको कुछ तकलीफ आई, आपने पैसे दे दिए, आपने भेज दिया। लेकिन वही अगर एक बार फेलियर हुआ, दूसरी बार वो करेगा, तो उसको समझ में आएगा कि इस चीज़ की क्या कीमत है। सही है। तो स्ट्रगल डेफ़िनेटली आपको बहुत मजबूत बनाता है और इसीलिए मैं तो बहुत बार बच्चों को भी कहता हूँ कि हॉस्टल लाइफ़ ज़रूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। स्ट्रगल के बारे में आपने बताया। हम अब जो अगला पड़ाव होता है हर व्यक्ति के स्ट्रगल के बाद का शोहरत, सक्सेस। तो आपकी लाइफ में जो स्टार्टिंग में आपने बताया कि लोगों का जो देखने का नज़रिया था वो बदला। पहले और बाद में काफ़ी अंतर आया। क्या डिफ़रेंस आया वो जानना चाहूँगा? उसके लिए मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा जी, कि हम लोग जो स्कूल जाते थे, वो काफ़ी हमारे गाँव से दूर था जी, और एक बार बस में वापस आते हुए जो किराया था उस समय मेरे पास में नहीं था। तो उनको कंडक्टर साहब को मैंने कह भी दिया, मैंने कहा मैं कल आते हुए ले आऊँगा और उस समय किराया मामूली 25 पैसे किराया था। तो उन्होंने कहा नहीं किराया नहीं है तो आप उतर जाओ। आधे रास्ते से उतर गया और वही बस मुझे पता है कि जब पिताजी थे, तो हम बैठते थे तो उनको पैसे ज़बरदस्ती पकड़ाने पड़ते थे, वो मना करता था कि नहीं आपसे पैसे थोड़े लेंगे। जी, और जब वापस दूसरा फ़ेज़ आया, मैं डॉक्टर बन के वापस जा रहा था, मैंने वही व्यक्ति तब भी कंडक्टर था, एज उनकी काफ़ी हो गई थी जी, और उनको किराया दिया तो उन्होंने नहीं, नहीं, नहीं साहब आपसे थोड़े लेंगे, उनके कंवर साहब हो। जी, हालाँकि मैंने ज़बरदस्ती उनको दे दिया, जी, पर व्यक्ति किस तरह से बदल जाता है और मुझे लगता है कि हमें जिसको ज़रूरत है उसको सहयोग करना चाहिए। अब ज़रूरत नहीं, मेरे लिए ₹10 की जब कीमत नहीं थी, तो उसको लेने में कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए और जिस समय मेरे पास 25 पैसे की कीमत थी, तो उस समय वो सहयोग करता तो वो शायद मैं ज़िंदगी भर याद रखता कि उस व्यक्ति ने मेरी उस समय सहयोग किया था। और उसकी अगर करते हो, जिसको भोजन मिल रहा है उसको बुला के आपने अगर 4 समय का भोजन करा दिया, जी, तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। सही है। अगर भूखे को कराते हैं, तो महत्वपूर्ण बात है। इस सेम सिचुएशन के अंदर मेरा पर्सनल अनुभव ये रहा है कि शायद मेरा उन लोगों ने साथ नहीं दिया इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुए। आज बैठता हूँ सोचता हूँ कि क्योंकि चेंज लाइफ में हुआ है, बातें चेंज हुई है, रिस्पेक्ट चेंज हुई है। जो तू से जी तक का सफ़र था वो मैंने कम टाइम में देखा है। तो समझ आया कि नहीं उनका भी होना ज़रूरी है। असफलताओं के लिए सफल होने के लिए वो मोटिवेशन जी, मोटिवेशन भी मिलता है। बिल्कुल। सही है। अ, हर लाइफ में स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली में पैसे को लेके एक नेगेटिव धारणा बनी हुई है। अगर ये पैसे वाला इंसान है इसने गलत काम किया है या फिर इनके पास पैसा है मतलब कुछ तो गलत किया होगा या पैसा सब कुछ नहीं देता या खुशियाँ नहीं देता। पैसे को लेके आपका क्या मत है? देखिए पैसा चाणक्य ने कहा था कि उसकी अति भी नहीं हो, लेकिन उसके कारण
हमें अभाव में जीना पड़े, वो भी नहीं हो। तो अगर नीतिपूर्ण तरीके से पैसा कोई भी कमा रहा है, इतना ही बड़ा बिज़नेसमैन है, वो नीति से अगर काम कर रहा है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से करना चाहिए। हमारे यहाँ परिश्रम का या पैसा कमाने का किसी ने नहीं कहा कि बुरी चीज़ है। हालाँकि ये धारणा सामान्यतया है लोगों में, जी, और पैसे वाले को गाली देना एक वो ध्येय वाक्य माना जाता है जी, कि साहब ये तो पैसे वाला है। तो अरे पैसा उसने कमाया है, देश में भी तो सहयोग कर रहा है, कहीं न कहीं वो इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है या लोगों को रोज़गार दे रहा है। जी, तो गलत कुछ भी नहीं है। अगर गलत तरीके से कोई भी कमा रहा है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, जी, आपके 4th क्लास भी है, वो बैठा हुआ अगर किसी से ₹10 गलत तरीके से ले रहा, तो उसकी वो भी उतना ही बड़ा चोर है या गलत है। जी, तो गलत तरह से कमाते हो तो निश्चित रूप से गलत है, और ईमानदारी से अगर आप कमा रहे हो, तो निश्चित रूप से और कमाना भी चाहिए। क्यों नहीं कमाओ? आप अगर श्रम करके और एक काम भी नहीं करना चाहते हो, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। क्या बात है सर। हमने आपके बारे में जब पढ़ा तब आपका एक क्रिएटिव साइड भी हमें पता चला, लेखन शैली के बारे में, थोड़ा-सा उसके बारे में आप बताएँ? लेखन का जहाँ तक बात है, तो मोटे तौर पे मैं समझता हूँ कि 2 या 3 महत्वपूर्ण फैक्टर है जिससे आप किसी भी क्षेत्र में आप जाते हो। जी, तो एक तो जेनेटिक्स जो आनुवांशिकी है, पिताजी मैंने जैसा बताया अध्यापक थे, उनकी खूब सारी किताबें घर पे थी, तो मेरे बचपन से ही वो पढ़ने की आदत रही। और बाद में भी ऐसे मौके आए जहाँ मैं मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी या अपनी स्कूल में था, तो वहाँ लाइब्रेरी में खूब सारी किताबें थी और पढ़ने की आदत रही है। तो वहाँ से रहा। दूसरा, आपके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है, वो अच्छे लोग रहे और उन लोगों ने उनके साथ में रहे, तो लिखने और पढ़ने की आदत रही। और तीसरी जो इन दोनों में ही नहीं हो लेकिन कई बार गॉड गिफ्ट जिसको कहते हैं, ईश्वर की कृपा होती है, तो आप उस फील्ड में आप धकेल दिए जाते हो, आप चाहो या नहीं चाहो, जी, तो वो भी होती है। तो इन चीज़ों से लिखना शुरू किया, और अभी आपने सवाल पूछा तो याद आया कि इसका सोशल मीडिया का क्या उपयोग है? जी, और हम सब इसका नेगेटिव साइड को तो बहुत हाइलाइट करते हैं कि टाइम खराब करता है, ये करता है, बच्चे क्या-क्या देखते हैं, करते हैं। लेकिन मैं सच पूछूँ तो लिखने के पीछे मेरे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। शुरुआत में किताब लिखने का या एज़ ए लेखक कुछ करूँ ऐसा कभी विचार नहीं आया, लेकिन फ़ेसबुक पे मित्रों ने पढ़ना शुरू किया, लाइक कमेंट आने शुरू किए, जी, तो उन लोगों का ये कहना था कि इतनी सारी कहानियाँ आपने लिख दी, क्यों नहीं इनको आप कहीं किताब के रूप में ले आते हो? जी, पहली किताब आई, उसको ठीक-ठाक लोगों ने पसंद भी किया, फिर लिखने की रुचि भी हुई। तो दूसरी किताब थी, वो काफ़ी मेहनत के बाद में मैं कम से कम साल 2 साल क्योंकि ऐतिहासिक उपन्यास था उम्माद, उसको लोगों ने बहुत, पाठकों ने भी बहुत प्रेम दिया। तो 2 साल कम से कम उसको स्टडी करके और उसके बाद में मैं ले आया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर इस क्षेत्र में हमें कुछ करना है, लिखना है या लेखक के रूप में, तो निश्चित रूप से समाज के प्रति भी हमारा दायित्व है और उसके लिए हमें लिखना चाहिए। केवल मनोरंजन के लिए लिखा जाए, ये ठीक नहीं है। तो उसके बाद में और भी 2-3 किताबें मेरी आई। इस तरह से लिखना प्रारंभ हुआ। क्या बात है। वापस आपके कार्यक्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, जी। तो महात्मा गांधी जोधपुर का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और काफ़ी हज़ारों पेशेंट डेली वहाँ पे ओपीडी के लिए आते हैं और वहाँ पे एज़ आप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे हैं। तो एक लीडरशिप का क्या महत्व है और आप उसे कैसे देखते हैं? लीडरशिप, कुछ चीज़ें तो निश्चित रूप से ऐसा भी लगता है कि कुछ व्यक्तियों में होती है, गॉड गिफ्ट जिसको हम कहते हैं। लीडरशिप हो, कुछ कोई भी काम हो, जैसे कुछ सर्जन्स ऐसे होते हैं जो सर्जरी उनकी अच्छी होती है लेकिन एक्सपीरियंस के साथ में और अच्छी होती जाती है। कुछ उतनी अच्छी ना तो शुरू में कर पाते हैं और अनुभव के साथ में बहुत कुछ करके भी सामान्य तक पहुँच पाते हैं। तो लीडरशिप, इवन पॉलिटिकल लीडर्स को भी हम देखते हैं, कुछ लोग एज़ ए रॉ मटेरियल भी गए और वहाँ हिट हो गए। जी, दूसरी बात लीडरशिप की जहाँ तक है, उसमें आपके पास एक मजबूत टीम होनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति चाहे कितना ही कुशल हो, जी, कितनी भी परिश्रम कर ले, वो सब जगह आँख नहीं रख सकता है। तो हालाँकि सीसीटीवी का ज़माना है, तो वैसे आँख रख सकते हो आप, जी, लेकिन सारे सभी लोगों से काम लेना, जी, और आज की तारीख में कहते हैं कि ज़बरदस्ती किसी से भी काम नहीं करवा सकते हो। सही बात है। तो सब तरह के लोग होते हैं, कई बार आपको थोड़ा हार्श भी होना पड़ता है, कई बार आपको प्रेम से भी कहना पड़ता है, और टीम आपकी मजबूत होती है तो आपको एक इशारे से सारा काम हो जाता है। जी, और मैं तो अक्सर कई बार आपको शुरू से ही कहा कि अहंकार रखता ही नहीं हूँ इस चीज़ का। जी, तो कुर्सी तो क्योंकि एक अस्थायी व्यवस्था है, आज आप यहाँ हो, कल हो सकता हो आप सामने वाली कुर्सी पे हो। जी, कोई भी अगर काम के लिए आता है व्यक्ति,
मैं सबसे पहले अपने को उसी स्थान पे सोचता हूँ। अगर मरीज़ का कोई रिश्तेदार भी आया, उसको तकलीफ़ है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगर उस जगह पे होता, तो उसका सॉल्यूशन क्या चाहता? तो इस तरह से सोच के अगर आप उसकी जो भी समस्या है, उसका सॉल्यूशन निकालते हो, तो निश्चित रूप से वो अच्छा होता है। या मरीज़ आता है, तो मुझे लगता है कि कोई मेरा रिश्तेदार आया होता, तो मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करता। जी, इवन इमरजेंसी में हमारे जो डॉक्टर होते हैं, सीनियर डॉक्टर तो फिर भी ध्यान रखते हैं, लेकिन नए जो आते हैं, उनको कई बार जोश में भी वो कुछ बोल जाते हैं। उनको भी यही समझाता हूँ कि मरीज़ आया है, कई बार इस तरह से सिचुएशन ब्रॉड डेड आता है। हमें पता है कि उसकी स्थिति ऐसी है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है। जी, लेकिन उसके रिश्तेदार जो साथ में होते हैं, 5 मिनट पहले वो व्यक्ति बात कर रहा था या 15 मिनट पहले बात कर रहा था, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि अब वो व्यक्ति नहीं रहा। तो उसको जब तक हम कुछ कोशिश करके समझा के मरीज़ का भी और नहीं जो जो कर सकते हैं उस जी, समय, चाहे सीपीआर करें या हम जो कर सकते हैं वो करें। उसको डीसी शॉक लगाना है तो वो लगाएँ। उसके रिश्तेदार को धीरे-धीरे 10-15 मिनट में उसको भी समझ में आने लगता है कि ही इज़ नो मोर। तो उसके बाद में उसको समझाएँ। सीधा ही उसको कह दिया कि नहीं-नहीं कुछ भी नहीं है, ले जाओ। तो वो निश्चित रूप से नाराज़ भी हो जाते हैं और उस समय कई बार लड़ाई-झगड़े की स्थिति भी बन जाती है। जी, तो सामने वाले की स्थिति को समझना, वो बेहद महत्वपूर्ण है हमारे काम में। जी, और उसके साथ में अगर ये सोच के कि वो हमारा ही रिश्तेदार है, सोच के हम काम करेंगे, तो किसी तरह की कोई दुविधा की बात ही नहीं है। सही है। आराम से हो जाता है। और सेम यही टीम जो हमारी है, टीम को एज़ ए परिवार के सदस्य मान के हम अगर उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो आसानी से हो जाता है। और मुझे अपने कार्यकाल में अभी तक वास्तव में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, क्या क्योंकि बात सभी लोग दौड़ के काम करते हैं। सही बात है। पिछली सरकार में जो 2 योजनाएँ थी, चिरंजीवी और आरजीएचएस, हमने देखा है कि लाखों मरीजों को इसका लाभ मिला है। तो इन योजनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले जो था, वो प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल भी सिर्फ़ और सिर्फ़ पेड के थ्रू आपका इलाज होता था, लेकिन इन योजनाओं के साथ में आप वहाँ पे निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं और आप एज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं, तो वहाँ क्या फ़ायदा मिला आपको? वहाँ हॉस्पिटल को फ़ायदा मिले या नहीं मिले ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मरीज़ों को क्या फ़ायदा मिला, जी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। जी, तो मरीज़ आज की तारीख में अस्पताल में आने से लेके निकलने तक एक नया पैसा भी उसका खर्च नहीं होता है। और दूसरी बात, मरीज़ के लिए जहाँ तक बात है, तो उसके लिए खाने की, चूँकि हॉस्पिटल का किचन है, उससे खाना हम देते हैं। जो भी लेना चाहे मरीज़, उनके लिए सभी के लिए सुविधा है। साथ में ही अब इतने लोग और आ गए हैं डोनर, तो उनकी ओर से भी जो किचन शुरू हुआ है, मानवता की रसोई के नाम से, जो एमजीएच में भी शुरू हुआ है और यहाँ उम्मेद में भी शुरू जी, हुआ है। इसके बारे में आपको इंटरप्ट करूँगा। मानवता की जो रसोई है, डॉक्टर निर्मल गहलोत सर, उनके द्वारा चलाई गई है और ये काफ़ी अहम है। मैंने करीब से देखा है हॉस्पिटल में मरीज़ दूर-दराज से आते हैं, जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं होती और ये निःशुल्क शुद्ध खाना खिलाया जाता है। तो काफ़ी इंस्पिरेशन वाली चीज़ है और मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा कि इस चीज़ों में आप ज़रूर जाएँ। आपका क्या राय है इसमें? नहीं, निश्चित रूप से हम जो भी लोग लेना चाहें, और बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना आता है, मरीज़ के लिए, उसके रिश्तेदार के लिए, और भी कोई, यहाँ तक भी इन लोगों ने कर रखा है कि किसी कर्मचारी को भी लगता है कि उससे यहाँ से भोजन लेना चाहिए, तो उसके लिए भी कोई मना नहीं है। जी, और कुछ लोग होते हैं जो उनको लगता है कि हम फ्री का नहीं लेंगे, जी, उनके लिए अन्नपूर्णा रसोई भी वहाँ पर है, जो ₹8 में भोजन देती है। जी, और कैंटीन भी हमने बना रखी है, जो बहुत ही सस्ते 20 से ₹30 पे भोजन उपलब्ध कराता है। तो इसलिए उनके भोजन की भी बहुत फ्री से लेके बहुत सस्ते भोजन तक की सारी व्यवस्था है, चाय-पानी की। तो लगभग बिना किसी खर्च के व्यक्ति आने से लेके जाने तक सब कुछ कर पाता है। थोड़ी बहुत उनको कागज़ी कार्यवाही में लोगों को लगता है, डिस्चार्ज के समय जैसे उनको लगता है कि कागज़ इधर से उधर ले जाने देने, क्योंकि वो ऑनलाइन हो रखा है, ऑनलाइन होने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। जी, कोई भी व्यक्ति बैठे हुए देख सकता है कि एमजीएच में कुछ पर्टिकुलर वार्ड में या उस डिपार्टमेंट में बेड खाली है या नहीं है। तो ये उनकी सुविधा के लिए ही किया गया है। हालाँकि इसको भी कोशिश कर रहे हैं, और कुछ महीने में ही ये पूरा डिजिटल हो जाएगा, जी, तो उसके बाद में उनको पेपर की भी इधर-उधर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें वो लोग भी सहयोग करेंगे, तो वो और बेहतर व्यवस्था हो सकती है। जी। एज़ ए सुपरिटेंडेंट के तौर पे आपने कौन से वो नवाचार किए जिसकी वजह से धरातल में काफ़ी मदद मिली मरीजों को? हम लोग भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि किस तरह से जो अभी स्थितियाँ हैं, उससे और बेहतर कर सकें। जी, तो एक तो साफ-सफाई के लिए
हमारे यहाँ की जो सिविल साइंस जिसको कहते हैं, वो निश्चित रूप से हम लोग थोड़ा-सा पीछे रहते हैं, क्योंकि हम कितनी भी सफाई करें, मेरी इच्छा थी कि मरीज़ आते हैं, परिजन आते हैं, उसमें बहुत तकलीफ़ होती है, उन लोगों में तकलीफ़ में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे गमले लगवाए थे, बहुत अच्छे फूल लगे हों, पौधे लगे हों, तो जी, सबको थोड़ा-सा अच्छा लगता है। जी, लेकिन हमारी समस्या ये है कि जैसे ही वो लगे उसके अगले दिन देखा तो केवल गमला ही नहीं, उसके चारों ओर भी लाल निशान बन गए थे। जी, तो ये चीज़ें कुछ समाज को भी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर ये अस्पताल है या स्कूल है तो ये आपकी है, इसकी सफाई की ज़िम्मेदारी भी हम जितना अपने ओर से सहयोग कर सकते हो करना चाहिए। जी, तो फिर भी हमने कहा चलो ये जो कॉरिडोर वगैरह उनमें नहीं, जहाँ सीधी नज़र नहीं रहती है वहाँ नहीं रखे जा सकते, क्योंकि वहाँ वो फिर पीक से और गंदे हो जाते हैं, तो उनको वार्ड्स में लगवाए जहाँ हमारा स्टाफ भी बैठा रहता है और उनकी नज़र रहती है। जी, और दूसरा जो खास करके जो साफ सफाई, अब आप अगर देखेंगे तो वार्ड्स या कॉरिडोर्स में बहुत क्लीन रहते हैं, टॉयलेट्स जो है वो सामान्यतः उनकी गंदगी की समस्या आती है। जी, उसके लिए हम लोगों ने किया है कि एक क्यूआर कोड सभी टॉयलेट्स पे लगा दिया और वहाँ ऊपर लिखवा दिया कि किसी को भी अगर मरीज या उसके रिश्तेदार को लगता है कि ये गंदा है, हालाँकि वहाँ कर्मचारी लगा रखा है जो साफ-सफाई करता है, फिर भी उनको लगता है गंदा है तो उसकी फ़ोटो लेके वो हम तक पहुँचा दे, मतलब वो फ़ोटो जैसे ही सबमिट करेगा, तो मैसेज हमारे उस मतलब सिस्टम में आ जाता है। डिजिटल युग का पूरा जी, भरपूर सहयोग ले रहे हैं आप और काफ़ी पॉजिटिव वे हाँ, में ले और रहे हैं। वो मैसेज जहाँ आता है वहाँ एक व्यक्ति को बिठा रखा है और 4 लोग सफाई वाले भी बिठा रखे हैं ताकि वो इमीडिएटली जाके उसको साफ कर एक्शन दें। ले क्या वहाँ ड्यूटी किसकी थी वो बाद में डिसाइड करेंगे कि उसने क्यों नहीं किया, तो वो इमीडिएटली जाके क्या साफ बात है कर देता सर! है। ये सारे सर छोटे-छोटे कार्य लगते हैं लेकिन व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखते हैं, मरीज़ के लिए, उनके परिजनों के लिए और काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट था। जैसे कि आपने हमारे बारे में देखा, हमारी कार्यशैली को देखा, बावरा डिजिटल के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपका काम बहुत अच्छा है और वही जैसा मैंने पहले भी कहा, किसी भी काम को लोगों तक पहुँचाना, ये एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी भरा काम है और बहुत आवश्यक भी है। आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, ऐसे अस्पताल भी मैं जानता हूँ जहाँ बहुत ईमानदारी से काम होता है, बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, जी, लेकिन लोगों तक वो बात नहीं पहुँचने से लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जी, और ठीक ऐसा ही हर फ़ील्ड में, कोई अस्पताल की बात नहीं, किसी भी फ़ील्ड में व्यक्ति है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, तो उस अच्छे काम को लोगों तक पहुँचाना बहुत आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक लोग उस चीज़ का उपयोग ले सकें। तो आप ये काम कर रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। धन्यवाद सर, आपका ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का पॉडकास्ट हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं क्योंकि आपकी लाइफ की जर्नी को लेके आपका प्रोफेशनलिज्म, आपकी लेखन शैली और जो थॉट और पर्सपेक्टिव है जो आम चीज़ों को लेके चाहे पैसा हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे अनुभव हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लोगों को जानना चाहिए क्योंकि मेरा मानना है कि जो अनुभव से ज्ञान मिलता है, वो आपका व्यक्तिगत जीवन काफ़ी आसान कर लेता है। क्योंकि जो 30 साल, 40 साल का अनुभव आप कम समय में सीख के उसको इम्प्लीमेंट करके आपकी लाइफ़ को और आसान बना सकते हैं। थैंक यू सो मच आप इस पॉडकास्ट में आए। आभार व्यक्त करता हूँ मैं और मेरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच।